24 घंटा बिजली रहेगा और लोड शेडिंग नहीं होगा और लो वोल्टेज भी नहीं होगा। डीवीसी पे हम लोग को डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा और हम लोग जहाँ से बिजली लेते थे अब हम लोग बिजली देंगे। 5 सालों में कितना खर्च हुआ और क्या क्या हुआ और किस मत में? 1000 करोड़ से ज़्यादा ही खर्च हुआ है क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अपने क्षेत्र में लेके आए हैं और बहुत ही अच्छा मतलब डिग्री कॉलेज बन के तैयार होगा। गरीब लोग हज़ारीबाग जाते थे पढ़ने के लिए, वहाँ पे रेंट में रहते थे, माँ बाप को यहाँ चिंता होते रहता था, रेंट में भी उनको रहने में काफ़ी मतलब संघर्ष करना पड़ता था। अब किन्हीं को उधर नहीं जाना होगा, अब यहाँ पे ही लोग पढ़ेंगे। 2024 विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दी। आज हम अंबा प्रसाद के साथ हैं, बड़का गांव में हैं और उनके घर पे अभी मौजूद हैं। कुछ देर पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 सालों का अपना ब्यौरा जो है, कितना खर्च हुआ, कहां कहां हुआ, वो पत्रकारों को इन्होंने बताया और हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि मैडम क्या 5 सालों में कितना खर्च हुआ और क्या क्या हुआ और किस मत में? देखिए मतलब 1000 करोड़ से ज़्यादा ही खर्च हुआ है क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अपने क्षेत्र में लेके आए हैं। बहुत मतलब ऐतिहासिक काम हुआ है। सबसे पहले तो जो सबसे पहला चीज़ है जिसके लिए हम बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं, वो है 220/33 जो ग्रिड बन रहा है। बिजली का समस्या हमारे क्षेत्र में बहुत था, सबसे बड़ा समस्या हमको लगता है वही हमारे क्षेत्र में सबसे पहला प्राथमिकता। जो ग्रिड अभी बनेगा तो 24 घंटा बिजली रहेगा और लोड शेडिंग नहीं होगा और लो वोल्टेज भी नहीं होगा। डीवीसी पे हम लोग को डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा और हम लोग जहाँ से बिजली लेते थे अब हम लोग बिजली देंगे। कारखाने खुलेंगे यहाँ पे, अब शहर के तर्ज पे यहाँ बड़का गांव केरे डायरी चमकेगा। यहाँ का ये ग्रिड का फ़ायदा टंडवा के लोगों को भी मिलेगा और ये क्या बोलते हैं ललकी माटी हो गया आपका, फिर टेमोटाड़ हो गया, अब यहाँ से बिजली बड़का गांव देगी बिजली और बिजली झारखंड संचरण निगम लिमिटेड पे डिपेंडेंट रहेंगे हम लोग। तो हमको लगता है इससे बड़ा खुशी का बात और क्या हो सकता है। उसके बाद सड़कें हर जगह जहाँ सड़क खराब थे, मुख्य सड़क बहुत सारा खराब था, तो हम लोग पूरा सड़क आज के डेट में अगर आप देखिएगा, आप गंगा दोहर चले जाइए, वहाँ पे चलना मुश्किल था। आज एकदम लोग खुश है, लग रहे हैं जैसे कि क्या सपना देख रहे हैं कि इतना मतलब परिवर्तन हो गया है पूरा। फिर आप अगर देखिएगा तो डिग्री कॉलेज, हम यहाँ पे क्षेत्र में पहला डिग्री कॉलेज जो हमारा बड़का गांव का आया है वो लगभग 33 या 35 करोड़ के लगभग लागत से आए हैं और बहुत ही अच्छा मतलब डिग्री कॉलेज बन के तैयार होगा। गरीब लोग हज़ारीबाग जाते थे पढ़ने के लिए, वहाँ पे रेंट में रहते थे, माँ बाप को यहाँ चिंता होते रहता था, रेंट में भी उनको रहने में काफ़ी मतलब संघर्ष करना पड़ता था। अब किन्हीं को उधर नहीं जाना होगा, अब यहाँ पे ही लोग पढ़ेंगे। चलिए, कई सारे लाभ मिल चुके हैं क्योंकि 1000 करोड़ में बहुत लंबा है, बहुत लंबा सूची है। लेकिन सबसे अहम सवाल आपसे ये है कि पलायन और युवा रोजगार, क्योंकि एनटीपीसी के साथ साथ कई सारी कंपनियां यहाँ पे है, लेकिन अभी भी यहाँ से पलायन अभी लगातार जारी है। देखिए कोविड के बाद पूरे देश भर में, पूरे विश्व में बेरोजगारी फैली है। हम मतलब चाहे यहाँ पे देखिए पूरे झारखंड का ही नहीं, पूरा देश भर में, पूरा मतलब समझिए कि हमको लगता है 5-7 साल में जितना बेरोजगारी बढ़ गया है उसका कोई मतलब लिमिट नहीं है। लेकिन हम अपने स्तर से एक विधायक के तौर पे हमने बहुत सारे कंपनियों को अप्रोच किया है। 75% जो लोकल लोग को रोज़गार का विधेयक है वो हम लोग अपने सरकार से पास करवाए हैं और उसी के तर्ज पे हम लोग कंपनी को कम से कम कान पकड़ पाते हैं कि क्या हुआ बताओ, क्योंकि एनटीपीसी तो केंद्र सरकार की कंपनी है, तो एनटीपीसी सीधा बोल देती है कि हमारा पॉलिसी नहीं है रोज़गार देने का, हम तो यहाँ ठेका दे देते हैं, हम तो यहाँ ट्रांसपोर्ट दे देते हैं, हम ये कर देते हैं वो कर देते हैं। उस पर भी हम लोग लड़ते रहते हैं कि ये लोकल लोगों को मिलना चाहिए, जिसमें वो दावा करते हैं कि लोकल लोग हैं 75 क्या उससे ज़्यादा % है। तो इसका कई बार हम लोग हज़ारीबाग में मीटिंग रखे हैं। दुर्भाग्य है कि बाकी जनप्रतिनिधि का जिसको ज़्यादा शक्ति मिला हुआ है, जो जहाँ तक मतलब पहुँच, अगर वहाँ तक अगर नेक इरादा से पहुँच जाए तो बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। हमने अभी टेक महिंद्रा को लेके आया, फिर हमने बड़े पैमाने में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हज़ारीबाग में रिक्रूटमेंट मेला लगवाया अपने स्तर से। हमने रांची में मतलब वहाँ पे यूनिवर्सिटी में हमने
रोज़गार मेला लगवाया और बहुत सारे लोग, फिर जमशेदपुर भी गई थी। इतना पहल हमने किया, इतना प्रयास किया कि मेरे झारखंड के लोग ज़्यादा लाभ ले सके, उस वैकेंसी में ज़्यादा फिल कर सकें। उसके बाद लगातार हम जो है फंड ज़्यादा से ज़्यादा JSLPS में महिलाओं को आए। हमने तो मतलब मैक्सिमम कोशिश किया है कि जितना ज़्यादा हो सके सशक्तिकरण पे काम करें। हमारी सरकार ने भी बहुत सारे नियुक्ति पत्र बांटा है। हमारे सरकार ने बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम जो 20 साल से नहीं हुआ था वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। JPSC कभी पूर्व की सरकार एक भी JPSC सफल JPSC नहीं करवा पाई। आज चिल्ला के जो भी बोल ले, लेकिन वो पूरी तरह से फेल है। हमने 2 साल, हमको लगता है कि 3 साल भी सही से नहीं मिला, क्योंकि 2 साल तो कोविड था, 6 महीना CM हमारे हेमंत सोरेन जी जेल में थे और उसके बाद फिर हम लोग को एक महीना छत्तीसगढ़ जाना पड़ा सरकार बचाने के लिए, 1 महीना हैदराबाद जाना पड़ा और फिर रांची सर्किट हाउस में भी हम लोग को बोला गया कुछ दिन रहने के लिए, तो उसका काफ़ी नुकसान हम लोग फ़ील किए। बावजूद इसके हम लोग जो अपना क्षमता है वो हमने अपने क्षेत्र में दिखाया है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि 2019 में आप पहली बार विधायक बनी, उससे पहले राजनीति तक में आप नहीं थी। 2019 में बनने के बाद कई सारी चुनौतियां होंगी, वो चुनौती क्या है एक शॉर्ट में ये बता दीजिए। और दूसरा सवाल ये है कि कुछ अधूरे ख्वाब जो हैं आपके कि इस क्षेत्र में उसको पूरा करना। देखिए, चुनौती ही चुनौती थी, क्योंकि हम तो स्टूडेंट थे, UPSC का प्रिपरेशन कर रहे थे और सिर्फ प्रिपरेशन नहीं, हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर किए थे। रात दिन मेहनत करते थे, मेरा जुनून था, मेरा आप में मुझे कैसे इंसान है आप समझ सकते हैं कि जुनूनी है कि मेहनती है कि नहीं। और हम हमेशा हर क्षेत्र में मतलब अच्छे रहे हैं। हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम मतलब जो भी मेरा क्षेत्र रहा है उसमें ऑनेस्टली हम सिंसियर रहे हैं। तो मेरा एकेडमिक्स हिस्ट्री बहुत अच्छा है। हम हमेशा अच्छा वेल क्वालिफाइड रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई मेरा अच्छा रहा है और मेरा सपना था IAS बनने का। तो हम पढ़ाई कर रहे थे और वहाँ से जब ये आपको पता चलता है कि पिता माता सब विस्थापन का लड़ाई लड़ रहे हैं, जेल चले गए, भाई भी जेल चला गया, और वैसे मोड़ पे, वैसे पड़ाव में जहाँ आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम आप जो क्वालिफाई करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हो, सब छोड़ के आपको जब घर आना पड़ता है। वैसे हमको किसी ने बुलाया नहीं था, क्योंकि घर की बात होती है तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट होता है पहले। तो हम सब कुछ छोड़ के फिर आए। कभी विधायक तो नहीं बनना चाहते थे और हमेशा राजनीति से दूर रहते थे। तो उसके बाद लगातार मतलब लोग आते रहे कि अनुपस्थिति तो कम से कम दर्ज करना होगा, और फिर हम लोग अनुपस्थिति दर्ज करने के लिए क्षेत्र में भी भ्रमण करने लगे और जहाँ पे भी जाते थे हमेशा बोलते थे कि हम बस विधायक का अनुपस्थिति दर्ज करने के लिए आए हैं और जब तक वो नहीं है तब तक आप लोग को कमी नहीं महसूस हो, उसके लिए हमें, और लगातार कोशिश करते रहते थे कि केस का सारा प्रक्रिया जल्दी से हल हो। फिर राज्य बदल कर दिया गया, फिर उनको मतलब काफ़ी परेशानी हुई, हमें भी बहुत भागना पड़ता था इधर उधर। तीनों लोग को 3 अलग-अलग जेल में रखा गया, दुमका जेल में पिताजी को, माँ को रामगढ़ जेल में, भाई को हज़ारीबाग जेल में। तो वो एक दौर था बहुत संघर्ष वाला। तो उस चक्कर में मतलब काफ़ी अंधकार में अपना भविष्य देखते थे और लगता था कि कब चीज़ें ठीक होगी, कब मैं वापस अपने चीज़ों को कंटिन्यू करूँगी, वही चीज़ का इंतज़ार था। उसके बाद फिर अचानक से ये राजनीति एक डेस्टिनी बन गया और एक पूरा मतलब ये परिस्थिति ही ऐसा हो गया। फिर हम चुनाव लड़े और चुनाव लड़े तो खुशी वैसा नहीं रहा, क्योंकि मेरे लिए पूरा नया क्षेत्र था और मेरे माँ, पिताजी और भाई सब जेल में ही थे। हमको लगता है कि 1 डेढ़ साल पहले निकले होंगे मेरे पूरे विधायक के कार्यकाल में, जहाँ मुझे उनका गाइडेंस का ज़रूरत था, जहाँ मुझे एक मतलब मार्गदर्शक का ज़रूरत था, जो मतलब आज देखिएगा कि दूसरे मतलब आप दूसरे विधायक को भी देखिएगा तो उनके जो गार्जियन है एक पॉलिटिकल गाइड की तरह भी रहते हैं। तो लेकिन मेरे साथ कोई गाइड नहीं था, कोई मार्गदर्शक नहीं था। 3 साल हमको जैसे समझ में आया हम काम किए। 3 साढ़े 3 साल कोविड भी था, नया-नया चीज़ देख रहे थे, बेरोज़गारी था, नई-नई चुनौतियाँ थी, सिर्फ चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ, और मेरे लिए पूरा क्षेत्र नया था। लोग बिल्कुल अनजान थे, ना हम किसी कार्यकर्ता को पहचानते थे, ना ही हम किसी पार्टी के लीडर को जानते थे, ना ही हम पॉलिटिकल कभी भी मतलब उतना इंटरेस्ट लेते थे जो हमको कुछ भी जानकारी हो दिल्ली में कौन रहते हैं, ये कौन रहता है।
तो पूरी तरह से हम ज़ीरो से स्टार्ट किए हैं और उसके बाद क्षेत्र को समझने के लिए हर टोला में बैठक करें, हर गली गए, आज हम क्षेत्र में भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं। आज हर किसी को पहचानते हैं, आज पूरा क्षेत्र को जान गए हैं, समझ गए हैं और ये लंबा सफ़र अधूरा बहुत कुछ है। हक और अधिकार की बात है जो अधूरी रह गई है। जो लोगों का हक मारा जा रहा है, विस्थापितों का हक मारा जा रहा है, वो मेरा अधूरा ख्वाब रह गया, जिस पे हमको अब नेशनल लेवल पे संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेट से नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सारा सिस्टम को आप समझ रहे हैं। पहले लगता था कि विधायक बन जाएंगे तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये सेंट्रल, जब तक सेंटर का मंशा विस्थापितों के प्रति नहीं अच्छा नेक रहेगा, तब तक हम लोग सबको संघर्ष करना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा और कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अगर हम सब इस चीज़ को अगर जितना हाईलाइट करें, जितना इसको बुलंद करें, इस चीज़ को तो देखना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलत हम समझते हैं ये चीज़ हो रहा है। कई अधूरे ख्वाब के साथ अब दूसरी बार फिर विधायक अंबा प्रसाद चुनाव के रन में उतरी हैं। अब देखने की बात यह है कि 13 तारीख को जब यहाँ पे मतदान होगा, उसमें जनता किस तरह से इन्हें चुन के लाती है। अपने सहयोगी अमित यादव के साथ मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलोअप न्यूज़, हजारीबाग। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in